नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और सोशियोलॉजी के साथ मेरा यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो शुरू करने से पहले हमारी ऑनलाइन क्लास रेगुलर बेसिस पर सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी के साथ यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र भी रनिंग में है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9807781640, जिस पे आप कांटेक्ट करिए, आपको उससे संबंधित सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारी ऐसी प्लानिंग भी है कि मैं आपको 1 जुलाई से एक नया बैच शुरू होने वाला है यूजीसी नेट का, जिस पे आपको लाइव क्लास, बिल्कुल ऑनलाइन क्लास आपको मिलने वाली है। अगर आप उसे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस पे कांटेक्ट करिए। इस नंबर पे कुल मिला के आपको ऑनलाइन क्लास के लिए, कोई भी क्लास के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है सोशियोलॉजी और नेट के प्रथम प्रश्न के लिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको डिटेल्स उसके सारे बारे में पता चल जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो हमारी मॉर्निंग में जो मैप पे सोशियोलॉजी की ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसी को हम आधार मानकर आपको सोशियोलॉजी की वीडियो प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चन संबंधित और उसकी व्याख्या। हम सुबह के मॉर्निंग में, अगर आपने नहीं देखा तो सुबह के मॉर्निंग में हमने एक वीडियो दिया है, आप उसे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। इसके साथ ही यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र भी मैं आपको प्रोवाइड करना कल से स्टार्ट किया है। टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट पार्ट बन चुका है, अगर आपने नहीं देखा है अब तक जाके देख सकते हैं। एंड सेकंड पार्ट अभी शुरू होने वाला है और सेकंड पार्ट ये है आपका। अगर चलिए हम शुरू करते हैं, इसमें जो भी है सेकंड पार्ट टीचिंग एप्टीट्यूड में पहला क्वेश्चन संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिकथन में असर्शन में सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। मैंने कल की वीडियो में इसके फर्स्ट वाले पहले उसमें पार्ट में मैंने ये बताया था, शिक्षण और अधिगम दोनों मैंने बताया था। शिक्षण को मैंने बताया था सीखना और सिखाना दोनों काम किया जाता है शिक्षण में, यानी शिक्षण में कोई शिक्षार्थी अगर शिक्षा दे रहा है तो उसके साथ देने के साथ ही वो खुद भी क्या करता है, उसके बारे में सीखता है। राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। शिक्षण में दोनों चीजें होती है। तो अधिगम को भी मैंने बताया था, अधिगम सीखने की क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है। अब इसमें भी एक क्वेश्चन होता है कि सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, सामाजिक प्रक्रिया होती है या व्यक्तिगत होती है कृत्य। तो ये क्रिया जो होती है ये पर्सनल होती है, यानी व्यक्तिगत क्रिया होती है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये आपका बिल्कुल क्लियर है कि शिक्षण में क्या होता है, अधिगम निहित होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया शामिल होती है शिक्षण में, तो इसलिए अधिगम क्या होता है, उसमें निहित होता है। ये आंसर सही है। दूसरा तर्क देखते हैं, अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से, मैंने कहा अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। राइट, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको सीखने की प्रक्रिया को, देखिए सीखना कुछ भी सीखा जा सकता है, सिर्फ शिक्षा को ही सीखना ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, यानी शैक्षिक परिदृश्य को ही ध्यान में रखकर शिक्षा की चीजों को सीखना, सिर्फ सीखना नहीं हो सकता है। सीखने के लिए कुछ भी आदमी सीख सकता है, चाहे वो पॉजिटिव बेस पे देखा जाए, चाहे वो नेगेटिव बेस पे देखा जाए। ठीक है, दोनों संदर्भ में। तो आप सीखने का सिर्फ दोनों तरीके से हो सकता है। और यहाँ पर अधिगम सीखने की प्रक्रिया पे शामिल है, वो किसी भी प्रकार की शिक्षा हो वो अधिगम में अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको अधिगम को उपयुक्त बनाना है, उपयोगी बनाना है, तो इसके लिए आवश्यक क्या है, इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए, यानी जो शिक्षण की प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, उसमें क्या होना चाहिए, उससे व्युत्पन्न होना चाहिए। ओके, तो इसके आधार पर अगर आप कथन, अभिकथन और तर्क दोनों देखना चाहेंगे तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, सही होगा। आप अधिगम से संबंधित और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप पीछे वाला जो वीडियो है उसको जाके देखिएगा और अच्छे समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपका आंसर होता है ए और बी का, यानी ए में क्या होता है कि ए और बी दोनों सही हैं और ए बी की सही व्याख्या है, बी ए की सही व्याख्या है, ये चीजें। इसी प्रकार दूसरा क्या होता है, ए बी दोनों सही है लेकिन ए बी कथन और निष्कर्ष दोनों सही है, लेकिन निष्कर्ष जो है वो उसकी व्याख्या नहीं करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला, यानी ए और बी दोनों सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, तो ये चीजें, तो इसमें आंसर आपका ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए और बी दोनों सही है, दोनों सही है, और बी ए की सही व्याख्या करता है।
ओके, ये चीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, संकलनात्मक परीक्षणों। संकलनात्मक परीक्षणों को क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक जो टीचर होता है अपने विद्यार्थियों के किस निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है, तो इसे कहा जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो संकलनात्मक परीक्षण होते हैं के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में कार्य निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त जीवन शैली के संदर्भ में, यानी जिस रूप में वो चीजों को ग्रहण करता है या चीजों को ग्रहण करने की जो उसकी अभिक्षमता है, उस अभिक्षमता का परीक्षण करने के लिए कोई शिक्षक या टीचर किस प्रकार की टेस्टिंग प्रणाली का प्रयोग करता है। तो हम पहले क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन के आधार पर हम ऑप्शन देखते हैं। निर्माणात्मक परीक्षण, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव टेस्टिंग। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसको बोलते हैं सीसीई पैटर्न। और मानक संदर्भित परीक्षण, इसको बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्टिंग। एंड लास्ट डी ऑप्शन इज द निकष संदर्भित परीक्षण, यानी क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्टिंग। मैं आपको बताना चाहूंगा कि निर्माणात्मक मूल्यांकन और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और इसके साथ साथ मानक संदर्भित नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्टिंग और इसके साथ ही निकष संदर्भित परीक्षण यानी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग क्या होता है। ठीक है, पहले हम चारों पहले अच्छे से डीपली जान लेते हैं, उसके बाद हम आंसर को करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले भी कल बताया था कि हमारा क्वेश्चंस अधिक से अधिक क्वेश्चंस करने का मेन पर्पस नहीं है, जो भी क्वेश्चंस करना उसे एक डिटेल्ड फॉर्म में प्रोवाइड करना, ये मेरा उद्देश्य है आपको वीडियो प्रोवाइड करने का। चलिए, तो पहले हम देखते हैं कि निर्माणात्मक परीक्षण क्या होता है, फॉर्मेटिव टेस्टिंग क्या होता है। निर्माणात्मक जो मूल्यांकन होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी टेस्टिंग की प्रणाली अपनाई जाती है, वो टेस्टिंग की प्रणाली किस प्रकार की होती है, जिसमें एक डे टू डे मतलब मींस कुछ समयों के अंतराल पर यानी शिक्षण कार्य खत्म करने, समाप्त करने और कुछ समाप्त होने से पूर्व ही दौरान ही कुछ समयों के अंतराल पर छात्र का मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाता है निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। ये हो गया जैसे मंथली एग्जाम, जैसे आपका मंथली एग्जाम हो जाएगा, मंथली एग्जाम, ठीक है, मंथली एग्जाम और वीकली एग्जाम ऐसे, ठीक है, ये चीजें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, जैसा कि सतत से पता ही चाहिए, कंटिन्यूअस मतलब आपसे ये परीक्षण क्या होता है, इसमें जो मूल्यांकन कार्य किया जाता है छात्र का, वो शिक्षक मूल्यांकन करता है कुछ समयों के अंतराल पर और कंटिन्यूअस लगातार एक समय विशेष के आधार पर छात्र की शिक्षण अभिक्षमताओं का परीक्षण करने का कार्य करता है, राइट। जैसे सपोज दैट, जैसे पूरे दिन की शिक्षण कार्य में लास्ट में उसे रिवीजन करा देना, या रिवीजन के तौर पर आपको बताना चाहूंगा, रिवीजन 2-2 हफ्ते पे या एक हफ्ते में उसने क्या सीखा, संडे को टेस्ट रख देना, ये सब सारी चीजें, यानी पूरे वीक का या किसी एक समय विशेष की सारी शिक्षण प्रक्रियाओं का मूल्यांकन एक समय विशेष पर और निरंतर कार्य करते रहना। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में आपने किया दूसरे हफ्ते में नहीं किया, नहीं, आपने एक हफ्ते में किया दूसरे हफ्ते में भी तीसरे हफ्ते में भी, या आपने एक दिन के अंदर ही शिक्षण कार्य समाप्त होने पर दिन के लास्ट में आपने टेस्ट ले लिया, फिर दूसरे दिन ले लिया, तीसरे दिन ले लिया, ऐसे करके ये कंटिन्यूअस में आप आ गया। और व्यापक रूप में एक बृहद रूप में बृहद पूरे विषय विशेष आधारित उसका क्या करना, टेस्ट लेना, राइट। चलिए आगे चलते हैं। मानक संदर्भित परीक्षण क्या होता है और निकष, आपको बताना चाहूंगा कि मैं मानक संदर्भित और निकष संदर्भित को समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मानक संदर्भित में क्या होता है, किसी मान्यता को यानी किसी मानक को रख लिया जाता है, किसी मानक को आधार मानकर विद्यार्थी के शिक्षण प्रक्रिया का परीक्षण किया जाता है,
ठीक है, किसी मानक को ध्यान रखकर। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि ये एक प्रकार से मानक संदर्भित जो परीक्षण होता है, ये एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि छात्रों की योग्यता को समूह के संदर्भ में देखने का प्रयास करेगा। मतलब ये सामूहिक मूल्यांकन आधारित है, सामूहिक मूल्यांकन पर ये आप कह सकते हो कि जो है ये सामूहिक मूल्यांकन पर आधारित होगा, मानक संदर्भित परीक्षण। और निकट संदर्भित जो परीक्षण होता है ये व्यक्तिगत मूल्यांकन पर बेस्ड होता है, व्यक्तिगत मूल्यांकन पर बेस्ड परीक्षण या टेस्टिंग होती है निकट संदर्भित। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि किसी भी व्यक्ति को, और एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये व्यक्तिगत मूल्यांकन और सामूहिक मूल्यांकन, इस प्रकार की मूल्यांकन की टेस्टिंग प्रणाली को अपनाकर कोई भी शिक्षक छात्रों के शिक्षण की अभियोग्यता को जानने के साथ साथ स्वयं की असफलता और सफलता को भी जानने का प्रयास कर लेता है या करता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने जैसा कहा कि आपको ये भी पता होगा कि आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप सुनेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया का में जो मूल्यांकन कार्य किया जाता है उस मूल्यांकन से केवल और केवल छात्र का ही मूल्यांकन नहीं होता है, कि छात्र की अभियोग्यताओं या क्षमताओं का मूल्यांकन नहीं होता है, इसके साथ ही साथ छात्र के साथ साथ जो शिक्षक होता है उसके भी कार्यों का मूल्यांकन हो जाता है कि उसकी शिक्षण प्रणाली किस प्रकार है, कहीं तो उसकी शिक्षण प्रणाली उबाऊ तो नहीं है इस सब सारी चीजों में, या उसकी खराब तो नहीं है शिक्षण प्रणाली, उसके यानी छात्र के सफल असफल पर ही शिक्षक की सफलता और असफलता क्या होती है, टिकी होती है। राइट, आपको बताना चाहूंगा इसमें जो करेक्टली जो इसमें आंसर होगा, अगर आप सही से अगर आप सारे पढ़ लिए होंगे अच्छे से तो आपने ये ध्यान लिखा होगा, संकलन परीक्षणों के शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है, उसे क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाता है निकट संदर्भित परीक्षण। आई होप इतना समझ में आया होगा। हम लोगों ने काफी व्याख्याएं देखी, हम लोग तीसरा क्वेश्चन इससे संबंधित देखने का प्रयास करते हैं। आप लोग इसे नोट भी करते रहिए, ध्यान रखिए चीज, और इसमें कुछ भी अगर कुछ भी सुझाव देना हो तो आप इसे कमेंट के थ्रू दीजिए। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप इसको शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों को, जिससे जरूरतमंद लोगों तक ये पहुंच सके वीडियो। ठीक है, तो शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों को, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसमें बिल्कुल फ्री ये वीडियो क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र हो, चाहे वो सोशियोलॉजी का ही क्यों ना हो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है, प्रमुख व्यवहार है। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थी के विचारों एवं अवदान का अनुप्रयोग, विद्यार्थी के विचारों एवं अवदानों का अनुप्रयोग, बी है ऑप्शन संरचना, स्ट्रक्चरिंग, इसकी इंग्लिश भी मैं नहीं दे रहा हूं यहां पे, इंग्लिश है इसका यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशंस, तो बी ऑप्शन है इसका संरचना, स्ट्रक्चरिंग, सी ऑप्शन है अनुदेशनात्मक विविधता,
अनुदेशनात्मक विविधता, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन है प्रश्न पूछना, क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार। आपको पहले बात तो प्रभावी शिक्षण होता क्या है, ये चीजें। तो प्रभावी शिक्षण यानी जो शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी करे। अब प्रभावी किस प्रकार होगा? प्रभावी तब होगा जब शिक्षक के द्वारा एक व्यवस्थित शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षण का कार्य किया जाए, और व्यवस्थित शिक्षण कार्य किया जाए और वो व्यवस्थित ढंग से विद्यार्थी को प्राप्त हो जाए। उसके बाद मूल्यांकन करने के बाद जब शिक्षक छात्र की अभियोग्यताओं से, उसके कहेंगे उसके प्रदर्शन से अगर वो खुश हो जाता है, तो वो ही शिक्षण प्रक्रिया क्या कहलाती है? सफल या प्रभावी मानी जाती है। लेकिन यहां बोला गया है कि प्रमुख व्यवहार है, मतलब कौन सा इसमें से व्यवहार है जिसका प्रयोग करके शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो पहला, विद्यार्थी के विचारों एवं अवदानों का प्रयोग करके। नो डाउट ये भी कुछ हद तक काफी सही है कि विद्यार्थी जो चाहता है, यानी विद्यार्थी जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को चाहता है या शिक्षण प्रक्रिया को चाहता है, उसी के आधार पर उसे क्या करना? शिक्षित करना। ठीक है, उसी के आधार पर उसे शिक्षण प्रदान करना। ये तो यहां पर विद्यार्थी के विचारों एवं अवदानों का प्रयोग करके उसे कंट्रीब्यूट करना, उसी के आइडियाज को, उसी के आइडियाज पर आधारित शिक्षा को क्या करना? उसे प्रदान करना। ये विद्यार्थी के विचारों अवदानों के अनुप्रयोग में आ गया। दूसरा, संरचना स्ट्रक्चरिंग करना, चीजों को एक स्ट्रक्चर्ड करके प्रदान कर देना उसे। ये हो सकता है प्रभावी शिक्षण में, मतलब स्ट्रक्चरिंग चीजें हो, जो भी चीजें हो संरचनाबद्ध हो, जो भी व्यवहार हो शिक्षण में या प्रक्रियाएं हो। अनुदेशनात्मक विविधता, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। इसके साथ साथ प्रश्न पूछना। तो शिक्षण, एक चीज मतलब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो भी अगर आप देखोगे प्रश्न पूछना क्वेश्चनिंग में, तो इंस्ट्रक्शनल अनुदेशनात्मक बहुत सारे निर्देशों का पालन करके, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके आप शिक्षण को क्या करना? क्रियान्वित करना। विभिन्न प्रकार की अनुदेशन, बहुत विविध प्रकार की इंस्ट्रक्शंस को, सूचनाओं का प्रयोग करके शिक्षण का क्या करना? क्रियान्वित करना। ये होगा इस समय। अब इसमें क्या क्या है अभी हम आगे बताएंगे। प्रश्न पूछना, क्वेश्चनिंग करना। क्वेश्चनिंग में क्या सिर्फ शिक्षण कार्य ना किया जाए, उसके स्थान पर सिर्फ प्रश्न ही किया जाए, मतलब बताया कुछ ना जाए छात्र को, उसकी जगह पे सिर्फ उसे क्वेश्चन किया जाए, तो क्या उससे शिक्षण प्रभावी होगा? नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न पूछना नहीं है। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने देखा है तो इसका आंसर क्या होगा? अनुदेशनात्मक विविधता होगी। अनुदेशनात्मक विविधता को थोड़ा हम लोग और डीपली जान लेते हैं। अनुदेशनात्मक विविधता होता क्या है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको हम थोड़ा रेस कर दें। चलिए, तो अनुदेशनात्मक विविधता होता क्या है? इसमें किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को अपनाया जाता है जिसके आधार पर इसे प्रभावी, जिससे शिक्षण प्रभावी होता है। ठीक है, तो इसमें अनुदेशनात्मक में ये चीज किया जाता है कि अनुदेशनात्मक में जो भी बहुत सारे शिक्षण आधारित, इसमें क्या किया जाता है? बहुत सारे शिक्षण आधारित निर्देशों का प्रयोग किया जाता है। निर्देशों का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत सारे शिक्षण आधारित निर्देशों का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसमें विभिन्न प्रकार की शिक्षण ये आधारित निर्देशों में विभिन्न प्रकार की शिक्षण नीतियां, शिक्षण नीति, शिक्षण युक्ति, शिक्षण प्रणाली
शिक्षण उपकरण, तकनीकी, ठीक है, आदि चीजों का प्रयोग कर किया जाता है शिक्षा के कार्य में, राइट। तो ये है अनुदेशनात्मक, यानी आपको शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विषय से संबंधित, विषय विशेष से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो भी आवश्यकताएं हैं उन उपकरणों या नीतियों का प्रयोग करके शिक्षण को क्या करना, प्रोवाइड करना। इससे क्या होती है, शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो प्रभावी होती है। आपसे ये बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल रख लीजिए कि जो अनुदेशनात्मक आधारित, जो व्यवहार आधारित जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया होती है। ये आप रट लीजिए, क्योंकि अनुदेशन का प्रयोग विभिन्न जगहों पे आपको सुनने में आएगा। जहां पर भी आप क्वेश्चंस देखोगे जनरली यहां से क्वेश्चंस जरूर बन जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस। आई होप इतना समझ में आएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से इसी पे आगे देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। काफी टाइम लग रहा है, मुझे पता है कि आपको 3 क्वेश्चन बता रहा हूं, 4 क्वेश्चन, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। आप बिल्कुल ये चीज मत मानिए कि निरर्थक है कि हाँ ये 3 ही 4 क्वेश्चन हो गया, खत्म हो गया। मैं ये चीज नहीं करना चाहता कि बस क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दो। क्वेश्चन तो आप कहीं पे भी सॉल्व कर लोगे, बुकें बहुत सारी आपको प्रोवाइड कर दी है, बहुत सारी बुकें आपको मिल जाएंगी ऐसे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से कुछ और क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन है कि शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय, शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय, शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नांकित में से किस रूप में किया जाना चाहिए, किस रूप में किया जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन है विषय वस्तु के आच्छादन के आधार पर। विषय, अभी इंग्लिश टर्म देख लीजिए, विषय वस्तु के आच्छादन के आधार पर। बी ऑप्शन है छात्रों की अभिरुचि के आधार पर, छात्रों की अभिरुचि के आधार पर, ठीक है। स्टूडेंट इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं स्टूडेंट इंटरेस्ट। सी ऑप्शन है छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर, छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर। डी ऑप्शन है कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्रियों के उपयोग के आधार पर, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्रियों के उपयोग के आधार पर, राइट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रभावकारिता। देखिए शिक्षण प्रभावी से एक क्वेश्चन और है, किस रूप में किया जाए, रूप आपको बताना है। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु के आच्छादन के आधार पर। ऐसे इंग्लिश क्या होती है आच्छादन की, कवरेज क्या होती है, कवरेज होती है, ठीक है। तो विषय वस्तु के आच्छादन के आधार पर मतलब आप जो भी शिक्षण संबंधित जो भी विषय वस्तु आपका है उसको पूरा कवर कर देना, इससे शिक्षण प्रभावी हो जाएगा। मतलब जैसे कोर्स कंप्लीट करना जिसको बोलते हैं, कोर्स आपने कंप्लीट कर दिया, इससे शिक्षण प्रभावी हो जाएगा। क्या ऐसा होगा, आगे देखते हैं। दूसरा
छात्रों की अभिरुचि के आधार पर शिक्षण कार्य करना, यानी छात्र की जिसमें रुचि हो, इंटरेस्ट हो, उसके आधार पर शिक्षण विषय वस्तु को चुनना और उनको शिक्षा प्रदान करना। तीसरा, छात्रों की अधिगम परिणामों के आधार पर, यानी छात्रों के सीखने की योग्यता के आधार पर शिक्षण कार्य करना। जैसा कि आप कभी भी देखते हो कि छात्र सामने शिक्षक की भाषा नहीं समझ पाता है, फिर भी शिक्षक इंग्लिश में लेक्चर देता है, इंग्लिश को ना समझने योग्य होता है, फिर भी वो लेक्चर देता है इंग्लिश में, ठीक है। तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि उसके अधिगम स्तर, मतलब उसके सीखने का जो लेवल है, उस लेवल के अकॉर्डिंग से उसे शिक्षा देना, ये शिक्षक का। नेक्स्ट, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्रियों के उपयोग करना, मतलब अगर आपको शिक्षा के संबंधित अगर आपको सहायक सामग्री की जरूरत भी ना रहे, तब भी आप उसका प्रयोग करो। मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि कक्षा में सहायक सामग्री का ही प्रयोग करके तभी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी होगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट आपको आंसर क्या लग रहा है? क्या कवर कर देना सिर्फ प्रभावी होगा शिक्षण, या छात्रों की अभिरुचि के आधार पर, या छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर? तो आपको बताना चाहूंगा सबसे बेस्ट अगर आप देखोगे तो बी और सी में ही आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और बी और सी में अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये अभिरुचि, जैसा कि अगर आपको मैथ्स पढ़ाना है, मैथ्स पढ़ाना है और छात्र चाह रहा है किसी चीज को और पढ़ाने के लिए, मतलब मैथ के अलावा किसी और चीज को, तो एक चीज ये होगा कि मैथ की क्लास में कोई और सब्जेक्ट पढ़ाना, तो ये कहेगा अपोजिट बिल्कुल जा रहा है। तो इतनी भी रुचि ना देखी जाए कि छात्र की कि उसके आधार पर कार्य किया जाए। छात्र पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, वो खेलने का मन कर रहा है उसके, तो क्या मैथ वाला टीचर खेलने के लिए कहेगा? नहीं, ठीक है। तो ये चीजें, तो यहाँ पर अभिरुचि क्या हो जाता है, थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रभावी से क्या करता है, आप प्रभावी बनाएगा शिक्षण को। तो ऐसा आंसर क्या हो जाएगा? वैसे भी आपने डिसाइड कर लिया था बी और सी में से आंसर, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट क्या होगा? शिक्षा के छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर, यानी शिक्षा को अगर आप छात्र के सीखने की योग्यता के आधार पर अगर आप उसे प्रदान कर रहे हो तो शिक्षण कार्य बहुत प्रभावी होता है। आई होप ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा, देखिए मैं बार बार नहीं कहता सब सारी चीजें, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करिए, अपने सुझाव देते रहिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस पे रेगुलर बेसिस पर 1 वीडियो, नेट का प्रथम प्रश्न पत्र का वीडियो, क्वेश्चंस और रिलेटेड व्याख्या, और इसके साथ साथ सोशियोलॉजी का भी क्वेश्चंस पेपर और उसकी व्याख्या आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, इस वीडियो पे। और इसके साथ अगर आप कॉन्सेप्चुअल रूप में क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, इससे संबंधित आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।